गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वर्ण उच्चारण एवं विराम चिन्ह से रिलेटेड जो है कम से कम 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे आपका जो भी डाउट रहेगा क्लियर हो जाएगा और कहीं ना कहीं से इससे ही जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस टॉपिक से। तो देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन कि जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के या जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरा है कि यदि हिंदी वर्णमाला में री को सम्मिलित कर लिया जाए तो वर्णों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 52। कितनी हो जाएगी? 52। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। तीसरा है कि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर बात की जाए तो ये 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। स्वरों के दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा आपका मूल स्वर और संधि। क्या हो जाएगा? मूल स्वर और संधि। तो 4 का सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मूल स्वर। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। किसे मूल स्वर कहते हैं? जिनके उच्चारण में किसी अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो 5वें का क्या हो जाएगा आपका? बी बॉल राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट समझ में आए। हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? अभी तो जिन जो नहीं लेते हैं उसको मूल स्वर कहते हैं। तो जिनमें लेनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संधि स्वर। क्या कहते हैं? संधि स्वर। नेक्स्ट है कि जो स्वर जो है सजातीय स्वरों के संयोग से बने एक जैसे स्वरों से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है कि दीर्घ स्वर के उदाहरण क्या हैं? तो बताइए। तो दीर्घ स्वर के जो उदाहरण है वो है आ, ई, बड़ा ऊ। ठीक है, क्योंकि ये सब तो छोटे हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो स्वर विजातीय स्वरों के मिल से बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर के उदाहरण कौन से हैं 10वां में पूछा है? तो ये हैं ए, ऐ, ओ, औ। ये कौन से स्वर हैं? संयुक्त स्वर हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 नंबर है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर्ग से अबाध गति से नहीं निकल पाती और उसमें जो है पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? बताइए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर्ग से अबाध गति से नहीं निकल पाती, माने रुक रुक के निकलती है या दिक्कत होती है, रगड़ खा के निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। तो उसे कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा है आपसे। तो ये होते हैं 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई न कोई भाग जो है मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है? तो ये जो है च, छ, ज, झ, क्योंकि क वर्ग तो आपका कंठ से हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे देखिए इसका आंसर भी दिया है। हाँ, अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब बताइए इसमें से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ट, ठ, ड, ढ, ये मूर्धन्य है। जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका दंत व्यंजन। क्या कहते हैं? दंत व्यंजन। तो 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्त्स व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्त्स व्यंजन। नेक्स्ट है वह कैसा व्यंजन है? ओष्ठ है कि दंत है कि दंतोष्ठी है कि तालव्य है? तो ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ। 19 नंबर है जिन स्वरों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र गति से जो है स्वर यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है उसे वह क्या कहलाती है या उसे क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं जो है स्वर यंत्र मुखी। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी। तो 19 का क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यर अलावा कौन से व्यंजन हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। तो 20 का क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। 21 की बात करें तो जिन व्यंजनों में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट जैसी होती है उसे क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों में एक प्रकार की गर्माहट या फिर सुरसुराहट होती है उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब आपसे देखिए नेक्स्ट पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं या कुल कितने स्वर ध्वनियाँ हैं? तो क्या बताएंगे? 11। कितना बताएंगे? 11। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। देवनागरी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ मानी गई हैं? तो 52। कितनी? 52। देवनागरी वर्णमाला में वर्गीय व्यंजन हैं। कितने हैं वर्गीय व्यंजन बताइए? तो 25 हैं। कितने हैं? 25। जो कंठ, तालु, मूर्धा और जो है आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ध्वनि जो है स्वर नहीं है? अब बताइए। अ है, री है, अंग है, ए है। कौन सी जो ध्वनि है वह स्वर नहीं है? तो स्वर नहीं है इसका मतलब व्यंजन होगा। बताइए। तो ये हो जाएगा अंग। क्या हो जाएगा? अंग। कौन सी ध्वनि जो है स्वर नहीं है? तो ये अनुस्वार में आता है अंग अह। तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा? अंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से अनुनासिक ध्वनि किस शब्द में है? अनुनासिक। तो ये अंधेरा में। किस में? अंधेरा। नेक्स्ट है कि कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो महाप्राण क्या हो जाएगा बताइए? तो 27 का बी हो जाएगा घ। क्या हो जाएगा? घ। नेक्स्ट है कि छ किस प्रकार का व्यंजन है? मूल व्यंजन है कि संयुक्त है कि अंतस्थ है? तो 28 का जो हो जाएगा वो होगा संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट बात करें हम 29 नंबर की, तो पूछा है कि छ का निर्माण किन दो ध्वनियों के संयोग से हुआ है? तो आपको पता है कि जो छ का निर्माण है वो क और स से हुआ है। तो 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क और स से। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से दंत व्यंजन कौन सा है? इसमें दंत व्यंजन कौन सा है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका त। क्या हो जाएगा? त, थ, द, ध, न, ये सब दंत हैं। ठीक है, त वर्ग का। मूर्धन्य आपसे पूछा है तो मूर्धन्य में क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। ट, ठ, ड, ढ, अ, ये जितना भी आएगा सब क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है बताइए? ई जो है किस वर्ग की ध्वनि है? तो ये है आपके संवृत्त है, अग्र है कि दीर्घ है? ये सभी है। तो ये हो जाएगा सभी है। कौन सा स्वर अर्ध संवृत्त नहीं है? तो ये अ। ये जो है अर्ध संवृत्त नहीं है। री किस प्रकार का स्वर है बताइए? तो ये हो जाएगा संवृत्त भी है, पश्च भी है, ह्रस्व भी है। 35 नंबर देखते हैं। अनुस्वार को आप किस वर्ग में रखेंगे बताइए? तो इसे हम व्यंजन में रखेंगे। किस में रखेंगे? व्यंजन में। ज्ञ किन दो ध्वनियों का मेल है बताइए? ज्ञ। तो ये हो जाएगा आपका ज और य। ई किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये आपका जो है उच्छिप्त व्यंजन है। कौन सा है? उच्छिप्त व्यंजन है। तो 37 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वे, बे, वकरी, वहाँ। तो वे जो है आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध है वर्तनी वाला। तो 38 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 39 है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऋषि। ये तो गलत है। ये सही लग रहा है, ये भी गलत है, ये भी। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर। अंश अंश का युग्म अर्थ है, मतलब इसका अर्थ अलग होगा और इसका अर्थ अलग होगा। इस अंश का मतलब क्या है? इस अंश का मतलब क्या है? तो इस अंश का मतलब होता है भाग और इसका अंश का मतलब होता है कंधा। इस अंश, ये जब सड़क सा रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंधा हो जाएगा। और जब बड़ा सा रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा? अंश माने भाग या हिस्सा होता है। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा? बी बॉल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से सघोष व्यंजन नहीं है। सघोष नहीं है, पहचानना है कि कौन सा सघोष नहीं है।
तो 41 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क। क क्या है? सघोष नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हाय वह मर गया। ठीक है, देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। हाय वह मर गया, इस वाक्य में हाय के बाद जो है कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए? हाय के बाद, इसके बाद हाय, तो हाय के बाद क्या होगा बताइए? विस्मयादिबोधक, क्योंकि वो विस्मय में आश्चर्य से बोल रही है, हाय वह मर गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने अपना खेत बेच दिया। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह उपयुक्त है? पूर्ण विराम, मतलब इसके आगे क्या लगाना चाहिए? आपने अपना खेत बेच दिया, विस्मयादिबोधक है, निर्देशक चिन्ह है या फिर अर्धविराम होगा? बताइए क्या लगेगा? आपने अपना खेत बेच दिया तो लास्ट में क्या लगेगा? तो इसमें लगेगा पूर्ण विराम। क्या लगेगा? पूर्ण विराम। पूर्ण आपका विराम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रोको मत जाने दो। यदि वक्ता का तात्पर्य रोकने का है तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? रोको के बाद, वाक्य के अंत में, मत के बाद, चाहे जहाँ वहाँ। तो ये हो जाएगा रोको के बाद। रोको के बाद, इसे रोको के बाद कामा लगा दें, फिर मत जाने दो, रोको मत जाने दो। नेक्स्ट है आपके पिताजी क्या करते हैं। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? तो बताइए। तो जो 45 का जो विराम चिन्ह लगेगा वो लगेगा आपका वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कि आपके पिताजी क्या करते हैं, क्या लगा है तो प्रश्नवाचक लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। छीह कितनी गंदी जगह है। अब छी के बाद किस का प्रयोग करेंगे बताइए? इसके बाद क्या करेंगे? छी के बाद पूर्ण विराम का निर्देशक चिन्ह, विस्मयादि या कोष्टक चिन्ह। तो 46 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी बॉल, विस्मयादि बोधक अव्यय। 47 नंबर है कि और से पहले वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है? बताइए। और से पहले, किसके पहले? और से पहले। तो ये हो जाएगा कोई भी चिन्ह नहीं। नेक्स्ट है अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। उचित विराम चिन्हों से युक्त वाक्य कौन सा है? देखिए ये है कि ये है कि ये है कि ये है। अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, तो क्यों रो रहे हो तो यहाँ पे खड़ी पाई तो नहीं लगना चाहिए, प्रश्नवाचक लगना चाहिए था। अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, ये सही लग रहा है। अरे भाई यहाँ पे इसमें आदि का चिन्ह है नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी प्रश्नवाचक नहीं लगा है। तो जो 48 का हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी बॉल, अरे भाई तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है बस। 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है सही। क्रोध का आचार या मुरब्बा है सही विराम चिन्हों से युक्त वाक्य इनमें से कौन सा है? बताइए। रामचंद्र शुक्ल का कथन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, फिर इन्वर्टेड कामा में होगा कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, क्योंकि यहाँ पे डैश तो लगा नहीं है किसी में, जबकि कथन के बाद उसको अलग करना होता है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दिया है कि तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक अन्याय विहंगीण है, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। तो इस वाक्य में सही स्थानों पर जो है विराम चिन्ह लगाने से कौन सा वाक्य बनेगा? ठीक है, कौन सा वाक्य बनेगा ये आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, तो इसको पढ़िए। अब पढ़ के आंसर दीजिए और फिर हमारे आंसर से मिलान करिए। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक अन्याय विहंगीण है, तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है कि भाइयों बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। बिना परिचय का यह प्रेम कैसा वाक्य का सही रूप है। भाइयों बिना परिचय का प्रेम कैसा, ये प्रश्नवाचक देखिए दोनों में लगा है। यहाँ पे पूर्ण विराम है,
यहाँ पे जो है आपका क्या है, आश्चर्यबोधक है। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा भाइयों। फिर यहाँ पे ये लग गया, फिर बिना परिचय का यह प्रेम कैसा। तो ये था टोटल 51 क्वेश्चन जो आपके जो है वर्ण, उच्चारण और विराम चिन्ह से थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।